तो हम लोग बात कर रहे थे रेस जुडिकेटा पर, लगभग फाइनल बात हो गई थी, बच्चे से कहते हैं फिनिशिंग वो बची, यानी एक बार सारा कुछ एक बार में पढ़कर और फिर बात करना। एक चीज खूब समझ लें, हमने शुरुआत में ही कहा कि रेस जुडिकेटा प्रोसीजर इसका नियम है, और चूंकि ये प्रोसीजर का नियम है इसलिए आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, इसे छोड़ दें। इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि रेस जुडिकेटा उसके खिलाफ ऑपरेट करता है जो जीतता है, ठीक है ना। जो हारेगा उसके खिलाफ ऑपरेट नहीं करता। जीतता जो है, जैसे टॉस आपने जीता क्रिकेट की टीम में, तो आपके पास विकल्प है कि आप चाहो तो बैटिंग ले लो और चाहे तो बॉलिंग ले लो। ऐसे ही जिसके पक्ष में मुकदमा डिसाइड हुआ है उसके ऊपर रेस जुडिकेटा ये लागू हो रहा, वो चाहे तो दोबारा सूट नहीं ला सकता, ठीक है। रेस जुडिकेटा उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ जिनके खिलाफ आप पहले मुकदमा लाए थे, दोबारा मुकदमा लाने की इजाजत आपको नहीं देता, क्योंकि आप अगर दोबारा मुकदमा लाओगे तो उसे उसी वाद कारण पर दोबारा परेशान कर रहे हो, क्योंकि आपके पक्ष में डिसाइड है। भाई आप क्यों ला रहे हैं, आपसे मतलब क्या है? या अगर आप ला रहे हो तभी तो यह कहा जाएगा कि मुकदमेबाजी का अंत आप नहीं होने दे रहे हैं, आप जीते। तो जिसके पक्ष में मुकदमा डिसाइड होता है रेस जुडिकेटा उसे रोक देता है कि आप सेकंड सूट नहीं लाएंगे। अब जो पार्टी हार गई वो अगर मुकदमा आपके खिलाफ लाती है तो रेस जुडिकेटा ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा, ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा, मीनिंग जब लाएगी तो आप ही के खिलाफ, भाई सेम पार्टी होनी चाहिए तभी तो रेस जुडिकेटा लागू हो सकता है, इशू भी सेम होना चाहिए। अब जब सारी चीजें सेम है और वो न्यायालय जिसने पूर्व का मुकदमा डिसाइड किया सक्षम भी था, सारी बातें ठीक थी, तो आप ही तो दोबारा पार्टी बनाए गए हैं, तो आपके मुंह में दही क्यों जमा है? आप कहिए न्यायालय से कि ये डिग्री रखी है और ये ऑलरेडी मुकदमा हार चुके हैं इसी इशू पर, और ये दोबारा इसी इशू पर मुकदमा लाए हैं, इसीलिए रेस जुडिकेटा के नियम के मुताबिक ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके मुंह में दही जमा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा, तो न्यायालय के पास आकाशवाणी तो हो नहीं रही कि इसी इशू पर पूर्व मुकदमा डिसाइड रखा है, हुआ होगा। न्यायालय में तो 20 मुकदमे रोज डिसाइड होते हैं। आप पिछले में भी पार्टी थे और फिर पार्टी बन गए और उसी इशू में फिर एडजुडिकेशन होना है, तो इट इज यू हु मस्ट रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा, और अगर आप ये प्ली रेज करेंगे तो कोर्ट आपकी बात को मान्यता देगा। और जो पूर्व का डिसीजन है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40, ठीक है, जो पूर्व का भारतीय साक्ष्य अधिनियम था वो धारा 40, 41, 42, 43 और 44, इनमें निर्णयों की सुसंगतता इसके बारे में बात करता था, और उसमें धारा 40 ये कहता था कि न्यायालय का पूर्व निर्णय न्यायालयीन कार्यवाहियों में सुसंगत है यदि वह प्रांग न्याय के रूप में लागू हो सकता है। और 41 कब कब किन किन स्थितियों में पूर्व का निर्णय निश्चायक माना जाएगा और किन बातों के संदर्भ में निश्चायक माना जाएगा, इसकी बात करता था। और 42 यह कहता था कि केवल सुसंगत, निश्चायक नहीं, ये न्यायालय के निर्णय कब माने जाएंगे। और 43, ठीक है, यह कहता था कि उन सबको छोड़कर जो सुसंगत किए गए
शेष न्यायालय के निर्णय विसंगत होंगे। और 44 ये कहता था कि जब भी एक पक्षकार निर्णय प्रस्तुत करेगा जो कि सुसंगत हो सकता है, तो उसके प्रस्तुत करने के समय विरोधी पक्षकार को यह हक होगा कि वो न्यायालय के समक्ष दर्शित कर सके कि पूर्व का निर्णय जिसने पारित किया था उस न्यायालय को या तो इस निर्णय को पारित करने की अधिकारिता नहीं थी, विदाउट जुरिडिक्शन ये पारित हुआ। दैट इज वाई इन नल एंड वॉइड है इन द आई ऑफ लॉ। दैट इज वाई इट हैज नो एविडेंटरी वैल्यू, इसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं। और या फिर ये निर्णय कपट से प्राप्त किया गया है। ये आपका 40 से लेकर 44 तक की स्थिति थी। कहां? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो पूर्व का है। तो प्रांग न्याय के तौर पर वो निर्णय लागू हो सकता था और आपके पक्ष में था, आपके पक्ष में था, मीनिंग देयर बाय उस निर्णय के मुताबिक आप जीते हुए पक्ष हो। तो अगर उस मुकदमे में जो हारा हुआ पक्ष है वो सेकंड सूट लाया है, तो आपके पास विकल्प है। आप चाहे प्रांग न्याय के द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करो और न्यायालय के समक्ष धारा 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना वाला उसके मुताबिक उस डिग्री को प्रस्तुत कर दो, क्योंकि वो साक्ष्य में ग्राह्य है। ठीक है ना? पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 ये कहती थी कि वे सारे तथ्य हैं जो सुसंगत हैं या विवादित तथ्यों के साक्ष्य हैं उनके साक्ष्य दिए जाएंगे। तो चूंकि ये सुसंगत है धारा 40 में, इसलिए साक्ष्य आप दे सकते थे और आपके पास हक है कि आप दो। आपने नहीं दिया, सेकंड सूट वो लाया। तो चूंकि प्री रेज करने का हक आपके पास था, आपने रेज नहीं की और ये सूट सुना गया और विनिश्चित हो गया। बाद में आप ये कहो कि साहब ये सेकंड सूट क्योंकि प्रांग न्याय के सिद्धांत से बाधित था इसलिए निर्णय डिग्री शून्य है, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और इसी बात को आपकी किताबों में ऐसे लिखा गया है कि प्रांग न्याय का सिद्धांत जीते हुए पक्षकार पर लागू होता है। अर्थात तुम अगर मुकदमा लाए होते दोबारा, ठीक है, और उस पक्ष ने कोई आपत्ति न उठाई होती, उस पक्ष ने कोई आपत्ति न उठाई होती और सेकंड सूट में तुम हार जाते, ठीक है, तो आपको यह कहने का अवसर नहीं मिलता, ठीक है, फिर सेकंड सूट का ही डिसीजन लागू होता। यद्यपि प्रांग न्याय की प्ली वो उठा सकता था कि भाई पहले डिसाइड हो चुका, लेकिन वो क्यों उठाए? भाई वो तो पहले में हारा हुआ है और दोबारा उसके जीत जाने की संभावना है, ठीक है ना, दोबारा उसके जीत जाने की संभावना, और तुम पहले जीते हुए थे, तुमने मूर्खता की, भाई तुमने कॉपी का रिवैल्यूएशन करा लिया। अब रिवैल्यूएशन में तुम्हारे नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये रिवैल्यूएशन का रिस्क तुमने लिया जबकि तुमको कोई जरूरत नहीं थी। तो जो गलती करेगा दंडित तो वही होगा। तो आपके पक्ष में डिग्री थी, आपने दोबारा फिर से सूट फाइल कर दिया। न्यायालय चीजों को याद नहीं रखता, याद रखने का कोई तरीका भी नहीं, क्योंकि जिस पीओ ने पारित की होगी, जो कर्मचारी उस समय रहे होंगे वो तो मर खप के जाने कहां चले गए होंगे, और न भी मरे होंगे तो भी उन्हें इतना कुछ याद रहेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो ये रिस्क आपने लिया क्यों? आपके पक्ष में तो डिग्री थी और आपने दोबारा सूट फाइल कर दिया, इसके मतलब डिग्री द्वारा प्रदत्त अधिकार को आपने स्वयं छोड़ दिया है। दोबारा एडजुडिकेशन उस डिग्री पर, उस अधिकार पर कराना चाहते हैं तो अब जो निर्णय होगा वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत, आप बाद में ये कहें कि साहब प्रांग न्याय के सिद्धांत के मुताबिक मेरा सूट तो नॉट मेंटेनेबल था,
इसलिए डिग्री जो मेरे खिलाफ सेकंड सूट में हो गई है, ये अब न मानी जाए, पूर्व वाली मानी जाए। तो आपकी क्यों मान ली जाए? आपकी क्यों मानी जाए? ठीक है, आपने तो छोड़ दी वो बात। आप उठा सकते थे मीनिंग भाई, आपको उठाने की जरूरत ही क्या थी भाई? आपके पास पहले से डिग्री थी, आपके पक्ष में थी, क्यों आपने ऐसा किया? तो जो किया वो भुगतो। तो माना यह जाएगा आपने प्रांग न्याय द्वारा प्रदत्त अधिकार का त्याग किया, वेव कर दिया। और चूंकि ये लीगल राइट है इसलिए आप वेव कर सकते थे, आपने वेव कर दिया। और सेकंड सूट में जो डिग्री आई है वो मानी जाएगी, भले सेकंड सूट की डिग्री डिपेंडेंट के पक्ष में। ठीक है ना? हां, डिफेंडेंट अगर सूट लाया होता और आप पहली ही सुनवाई पर प्रांग न्याय इसकी डिग्री को रख देते हैं, तो प्रांग न्याय का सिद्धांत आपके अधिकार की रक्षा करता है और डिफेंडेंट का सूट खारिज हो जाता है। लेकिन अगर वहां भी आपने अपने प्रांग न्याय द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़ा, अर्थात उस डिग्री के अपने पक्ष में होते हुए भी न्यायालय के समक्ष एक पूर्व में पारित डिग्री है, इस बात को कहा ही नहीं, तो फिर यह माना जाएगा कि आपने प्रांग न्याय द्वारा प्रदत्त अधिकार का त्याग किया है और प्रकारांतर से उस डिग्री ने जो आपको अधिकार दिया था उसे छोड़ दिया और फिर उस डिग्री द्वारा प्रदत्त अधिकार को आप न्यायालय की जो निर्णय करने की प्राधिकारिता है उसके अंतर्गत ले आए, क्योंकि वो सेकंड सूट लाया और आपने कुछ कहा नहीं। तो भी सेकंड सूट में जो डिसाइड होगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि लास्ट एस्टापल आ गया, कार्य घोषणा या लोप। आपने क्यों उसमें यानी एडजुडिकेशन में भाग लेने का निर्णय क्यों किया? आपके पक्ष में तो डिग्री थी, आप कहते वो बात। और जब आपने एक बार अपने कार्य घोषणा या लोप से दूसरे को कुछ विश्वास करने दिया है, ठीक है, और अब आप अपनी और आपके कारण उसने अपनी स्थिति में बदलाव किया है, तो अब आपको क्यों अपनी स्थिति में बदलाव करके उसे नुकसानदेह स्थिति में लाने की इजाजत दी जाए? तो प्रांग न्याय का सिद्धांत पूरी तरह कानूनी सिद्धांत है। कानूनी सिद्धांत कहने का अर्थ यह है कि यह लीगल राइट आपको देता है, मीनिंग देयर बाय जीतने वाले पक्षकार को देता है। इसलिए इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि प्रांग न्याय का सिद्धांत जीतने वाले पर लागू होता है, जीतने वाले पर लागू होता है, अर्थात वो सेकंड सूट नहीं ला सकता। और कानून में जो मना किया गया वो आप करोगे, तो करते समय कानून आपके हाथों में लिपट नहीं जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो होगा वो ये कि कानून द्वारा प्रतिषिद्ध बात यदि आप करोगे तो कानून जिन स्थितियों के उत्पन्न होने का, ठीक है, आश्वासन देता है कि अगर आपने ये किया तो हम ये करेंगे, उन स्थितियों को उत्पन्न कर देगा। बेंथम यही तो कहता है, ऑस्टिन यही तो कहता है कि क्या है, ला कमांड ऑफ सोवरन है और अनुशासनी जो अनुशासित से समर्थित है, कमांड ऑफ सोवरन है और सपोर्टेड बाय पेनल्टी है। फिर वो पेनल्टी को परिभाषित करता है कि पेनल्टी क्या चीज है, तो कहता है कि संप्रभु ने वायदा किया है कि अगर मेरे द्वारा प्रतिष्ठित काम आपने किया तो हम आपसे एक ऐसी परिस्थिति में मिलेंगे जो परिस्थिति आपके लिए सुखद नहीं दुखद होगी। और इसीलिए बेंथम या ऑस्टिन बेंथम तो दोनों स्थितियों की बात करते हैं, क्योंकि अनुशासन में वो उपहार को भी मान लेते हैं, पुरस्कार को भी मान लेते हैं। लेकिन ऑस्टिन यही परिभाषा देता है
कि वो परिस्थिति आपके लिए दुखद होगी। अगर परिस्थिति दुखद नहीं है तो आस्टिन उसे अनुशास्त्री के तौर पर मान्यता देने को तैयार नहीं है। वो कहता परिस्थिति दुखद होनी चाहिए। तो कानून अगर कुछ करने को आपको मना करता है तो कानून चूंकि संप्रभु का समादेश है, उसने आपको कुछ करने को रोका है और आप वही करोगे, तो समादेश आपके हाथों में लिपट जाए और आपको वैसा करने से रोक दे, ये क्षमता नहीं है समादेश में। क्यों नहीं है? क्योंकि समादेश ये तो एक अमूर्त चीज है, कोई मूर्त चीज थोड़ा ही है। मूर्त चीज मीनिंग देयर बाय आप उसका इंद्रियों से अनुभव थोड़ी कर सकते हैं, आंखों से दिखाई थोड़ी देता है समादेश। कानों से जो सुनाई पड़ता है वो ध्वनि होती है, समादेश उस ध्वनि में अंतर नहीं है। ठीक है, समादेश कहां है? ध्वनि में अंतर नहीं है। जैसे विज्ञान कहता है ना कि आप कुछ भी नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपने लकड़ी जलाई, कोयला बन गई, ट्रांसफॉर्म हुई, लेकिन लकड़ी में जो होने का तत्व था, ठीक है, लकड़ी होना जिसलिए आप कहते थे, यानी लकड़ी में जो अस्तित्व का तत्व था, ठीक है, लकड़ी अस्तित्व में थी, इसका मतलब कुछ उसमें अस्तित्व का तत्व तो था। लकड़ी अस्तित्ववान है, ठीक है, लकड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अस्तित्ववान है। तो चूंकि अस्तित्ववान है तो इसका मतलब उसमें अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व को आप कहां नष्ट कर पाए? क्योंकि कोयले का अस्तित्व है, ठीक है। तो जो अस्तित्व का तत्व अस्तित्ववान वस्तुओं में होता है, उस तत्व को नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए विज्ञान कहता है कि आप कुछ भी नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी जब वस्तुओं का या चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो उसमें अस्तित्व का जो तत्व है, जो उसे अस्तित्ववान बनाता है, वो हमेशा बचा रह जाएगा। जो कुछ होगा वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यही धर्म कहता है कि आप इसे नष्ट कर सकते हैं, ये नष्ट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो अस्तित्व का तत्व है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वो कायांतरण करेगा, आज इस काया में है, कल उस काया में जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा ही है कि जो समादेश है, उसमें जो समादेश का तत्व है, समादेश में जो समादेशपन है, वो दिखाई थोड़ी देता है, वो तो अमूर्त है, इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकता। और जब वो इंद्रियों से अनुभव हो ही नहीं सकता, तो आपकी गतिविधियों को रोकेगा किस तरह? इसीलिए कानून रहेगा, कानून तो होगा, लेकिन लोग कानून का वायलेशन करेंगे और कानून का वायलेशन करने से कानून उन्हें रोक नहीं सकता। कानून का वायलेशन करने से किसी को रोक दे, यह संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हालांकि इसके लिए प्रयास बहुत किए जाते हैं। जैसे इसी पर तो दंड की थ्योरी थी, उन्होंने कहा भयोपतिकारक दंड दो, ऐसा दंड दो कि आदमी को डर लगे। डर आपके मन का तत्व है। इसका मतलब कार्य करने से अगर आप रुकोगे तो अपने मन से, अपने आप रुकोगे। कोई कानून, कोई बाह्य तत्व आपको काम करने से नहीं रोक सकता। हालांकि आपको काम करने से रोक सके, ये कानून की मंशा जरूर है। अरस्तु कहता कि आदमी अच्छा है, उसे नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए कानून की भूमिका उपदेशात्मक अनुनयी होनी चाहिए। वो बताए व्यक्ति को कि इसे पालन करने से तुम्हारा लाभ होगा। तो अरस्तु कहता है अधिकांश लोग पालन करेंगे, जो नहीं करेंगे उनके लिए फिर भय का तत्व उत्पन्न किया जाएगा।
इसलिए अरस्तु को हम जो आपका प्रमाणवादी है, उनके पूर्व का विचारक ये भी कह देते हैं, क्योंकि वो भय के तत्व को मान्यता देना शुरू करता है। कुल मिलाकर जो मेरे कहने का अर्थ है वो ये कि कानून स्वयं आपको नहीं रोक सकता। कानून मात्र इतना कर सकता है कि हम जो कह रहे हैं वो नहीं करोगे तो फिर हम ये करेंगे, और ये जब हम करेंगे तो आपको वो पसंद नहीं आएगा, वो आपके खिलाफ होगा। फिर ठीक है, वो आपके खिलाफ होगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो ठीक है, मत मानिए। फिर आपने अपने मन का कर लिया और हम अपने मन का करेंगे, और जो अपने मन का हम करेंगे वो आपके लिए हितकर, आपके लिए बेहतर ये नहीं होगा, वो आपको पसंद नहीं आएगा। और इसी को कानून की दुनिया में दंड, दायित्व, अनुतोष, दूसरे को दिया जाना, इन नामों से जाना जाता है। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत आपको हक दे रहा है, ये यूं कहें आप पर प्रतिबंध लगा रहा है कि आप दोबारा दोबारा उस पर मत लाइए मुकदमा, और आपको अधिकार दे रहा कि कोई लाए तो अगर आपके पक्ष में है मसला पिछला, भले ही गलत है तो उसकी जिम्मेदारी थी, गलत था तो अपील रिवीजन में जाता, उसने अपने अधिकार को छोड़ा, नहीं है तो आपके पक्ष में है ना। तो जब आपके पक्ष में है तो आप उस स्थिति को एंजॉय करिए, और अगर आपने उस स्थिति का एंजॉयमेंट रोका और दोबारा फिर अपने उस अधिकार को जो ये निकेन प्रकारेण सही या गलत आपके पक्ष में निर्णित हो चुका है, उसको फिर निर्णय की विषय वस्तु बनाया, तो डेफिनेटली अब जो निर्णय आएगा वो आपको स्वीकार करना होगा, वो आपके पक्ष में हो या आपके विपक्ष में। और अगर वो आपके पक्ष में हुआ तो आपको मिला क्या? पिछला भी आपके पक्ष में था, ये भी आपके पक्ष में। खर्चा तो आपका हुआ, वकील किया, लड़े, समय दिया, इस सब से आपको मिला क्या? भाई पिछला भी निर्णय आपके पक्ष में था और ये भी आपके पक्ष में है, और कहीं खिलाफ हो गया तो फिर प्याज भी खाए और जूते भी खाए, ये स्थिति आ गई। खर्च भी किया, परेशान भी हुए, और निर्णय खिलाफ है। पिछला पक्ष में था, जो मिला था वो निकल गया, और चूंकि आपने अपने अधिकार का त्याग किया जो प्रांग न्याय आपको दे रहा था, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? तो इट इज यू जो इसका परिणाम भुगतेगा। और आपको दूसरी बार जो निर्णय आया है यह मान्य करना ही होगा। ठीक है, अब आप प्रांग न्याय के सिद्धांत के आधार पर यह नहीं कह सकते कि साहब ये निर्णय वॉइड अब इनिशियो है, ये कानून की निगाह में कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि ये निर्णय प्रांग न्याय के कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन करके दिया गया है। ये कहने का हक अब आपको नहीं है, क्योंकि आपने अपने अधिकार का त्याग कर दिया। और ये आप कर सकते थे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। And it is the basic difference between fundamental right and legal right, that fundamental right can't be waived by anybody, but legal right can be waived. ठीक है ना? तो ये फर्क है, और इसी बात को आपकी किताबों में ऐसे लिखा गया है कि जो आपका प्रांग न्याय का सिद्धांत है इसको आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, और ऐसे भी लिखा गया है कि प्रांग न्याय का सिद्धांत सदैव जीतने वाले पर लागू होता है। अब सूट आपने फाइल किया, दो बातें हो सकती हैं। आपका सूट डिग्री हो गया, पूर्ण रूप में आपके पक्ष में डिसाइड हुआ है, इसका मतलब प्रांग न्याय का सिद्धांत अब आपको रोक रहा है, आप सेकंड सूट नहीं लाएंगे। और अगर आप सेकंड सूट लाए तो लाइए, सेकंड सूट आएगा, उसमें आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अगर जीते तो मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वहां भी जीते थे और यहां भी जीते हो। ठीक है, और कहीं हार गए तो
आपका लंबा नुकसान हो जाएगा। आप सूट लाए, आप सूट हार डिसमिस हो गया आपका, तो कौन जीता? प्रतिवादी। ठीक है। अब अगर आप सेकंड सूट लाए तो प्रतिवादी को कहना चाहिए, ये पहले भी ला चुके हैं और हार चुके हैं, लेकिन उसने नहीं कहा, सेकंड सूट आ गया। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो सेकंड भी डिसमिस हो जाएगा, सेकंड डिग्री हो जाएगा। डिसमिस हो गया तो इन्हें मिला क्या? क्योंकि पहला भी डिसमिस था। ठीक है, इन्हें मिला क्या? और कहीं डिग्री हो गया तो बेटा पहले तो तुम्हारे पक्ष में डिसाइड था, अब झेलो। ठीक है। और यह भी हो सकता है कि एक सूट में कई सारे इशू उठाए गए हों, कुछ आपके पक्ष में हो, कुछ आपके विरोध में हो, तो अकॉर्डिंगली वही स्थिति रहेगी। जो आपके पक्ष में डिसाइड है उसके बारे में अगर आप सेकंड सूट ले आए तो आपने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि अब आपके पक्ष में भी हो सकता है और खिलाफ भी हो सकता है। पक्ष में हुआ तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, वो तो सब कुछ पहले से ही मिला है। और कहीं खिलाफ डिसाइड हो गया तो जो पूर्व में आपके पक्ष में था वो आपके पास से निकल जाएगा। इसलिए प्रांग न्याय का सिद्धांत अगर लागू हो रहा है, अगर आपके पक्ष में एप्लीकेबल है, तो आपको उसका तर्क उठाना चाहिए। और अगर आप नहीं उठाएंगे तो कानून का सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि कानून आपको कुछ करने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपने कानून द्वारा प्रतिषिद्ध किया तो फिर आपको उस स्थिति का सामना करना होगा जो आपके लिए सुखद नहीं होगी। कानून फिर अपने उल्लंघन के लिए या तो आपको दंड या विपक्षी को कोई अनुतोष जो कि आपको पसंद नहीं आएगा वो देगा। ठीक है। और कानून एक काम चलाऊ व्यवस्था है, इसी ढंग से काम चलाया जा सकता है तो चलेगा। यह प्रांग न्याय के बारे में एक बात रह गई थी, वो हमें आपको बतानी थी। दूसरी बात एक और समझ लें, प्रांग न्याय दीवानी विधि का सिद्धांत है। सीपीसी इसमें दिया गया है प्रांग न्याय, लेकिन यह सिद्धांत सीपीसी में दिया जरूर है, लेकिन चूंकि यह पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, हमने आपसे कहा था कि प्रांग न्याय का सिद्धांत काहे पर आधारित है? पब्लिक पॉलिसी पर। और जो स्टापेल है, ये निबंध है, वो काहे पर आधारित है? इक्विटी पर। ठीक है ना? न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण, इस पर कि भाई ये ठीक नहीं है। एक बार आपने कुछ कहा, आपके कहने के आधार पर दूसरे ने अपनी स्थिति में बदलाव कर लिया, अब आप अपनी स्थिति से ही बदल जाना चाहते हैं, आप अपनी कार्य घोषणाएं लोग इसे ही परिवर्तित कर देना चाहते हैं, और चलो हम आपको कर लेने देते। अगर संबंधित व्यक्ति ने अपनी स्थिति में बदलाव न किया होता, दूसरे ने चलो बदलाव भी कर लिया होता, लेकिन आपके कार्य घोषणाएं लोग इसमें बदलाव करने से उसकी स्थिति कम से कम हानिकर तो न हो। अगर यह भी नहीं है, यानी आप अपनी बात में बदलाव करना चाहते हैं और उसकी स्थिति हानिकर हो रही, तो आपको आखिर अपनी कार्य घोषणाएं लोक में बदलाव क्यों करने दिया जाए? ये बात तो न्याय, स्वात्मा और शुद्ध अंतःकरण इसके खिलाफ दिखाई देती है। इसलिए निबंध का सिद्धांत इसको रोक देता है। इसलिए कहा जाता है निबंध का सिद्धांत इक्विटी बेस्ड है। लेकिन ये लोक नीति का सिद्धांत है, पब्लिक पॉलिसी है। क्या कि आप एक ही व्यक्ति को एक ही कारण पर बार बार परेशान न करें। ठीक है, हो सकता है जो कुछ पिछला डिसाइड हुआ वो ठीक डिसाइड ना हुआ, लेकिन जब ठीक डिसाइड नहीं था तभी आप ऊपर जाते। और यह भी हो सकता था चाहे जितना ऊपर चले जाते फिर भी गलत डिसाइड होता, यह भी हो सकता था। लेकिन करें क्या? वैसी दशा में तो मजबूरी है फिर, क्योंकि जो कुछ डिसाइड होगा वो व्यक्ति ही करेगा, भगवान थोड़ी करेंगे। और व्यक्ति की दृष्टि तो सीमित है,
जो कुछ मैक्सिमम हो सकता है हम वही तो करेंगे, जो हो ही नहीं सकता वो हम कैसे करें? यानी जो उपलब्ध साक्ष्य है उसी पर तो हम निर्णय लेंगे। यानी जो कुछ हम कर सकते हैं वो पेपर जस्टिस है, ठीक है ना, कागजों के आधार पर किया गया न्याय है। वो न्याय है ये नहीं कह सकते, क्योंकि न्याय हम कर ही नहीं सकते। न्याय करने के लिए सारे तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान ये चाहिए, और सारे तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान हमें हो नहीं सकता, क्योंकि तथ्य तो भूतकाल में घटे हैं और निर्णय हम वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है ना। या यूं कहें उस घटना के दृष्टिकोण से देखें तो भविष्य में करेंगे। हां, ईश्वर के लिए काल का कोई विभाजन है ही नहीं, ईश्वर के लिए हमेशा वर्तमान है। एक बार हमने कहा था कि ईश्वर के लिए तो हमेशा वर्तमान है, वो तो ऐसी जगह खड़ा है कि उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो पहले हो चुका वो भी, जो इस समय हो रहा वो भी, और जो भविष्य में होगा वो भी, तो उसके लिए तो सदैव वर्तमान है। तो वो तो निर्णय न्याय कर सकता है, लेकिन हम जो कुछ कर सकते हैं वो पेपर जस्टिस कर सकते हैं, इसलिए हमारे न्याय को निर्णय कहा है। तो सवाल यह कि हम इससे ज्यादा कर ही क्या सकते हैं, कि हम ये मान लें कि अगर जो कुछ किया जा सकता था ठीक निर्णय प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ किया गया है, और फिर जो कुछ प्राप्त हुआ वो ठीक है ऐसा मान लें, ठीक हो या न हो। और अगर आपने कुछ किया ही नहीं तब तो फिर मानना ही पड़ेगा। तो जो प्रांग न्याय का सिद्धांत है वो तो पब्लिक पॉलिसी इस पर आधारित है, और चूंकि पब्लिक पॉलिसी न्याय व्यवस्था का आधार है, तो पब्लिक पॉलिसी चूंकि न्याय व्यवस्था का आधार है, इसलिए प्रांग न्याय का सिद्धांत दीवानी विधि का भाग होने के बावजूद सभी प्रकार के न्याय निर्णयों पर लागू होता है, सभी प्रकार के, चाहे वो, ठीक है, श्रमिकों के बीच चलने वाले विवाद हो, ठीक है, यानी लेबर ट्रिब्यूनल जो कुछ डिसाइड कर रही है वहां भी प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होता है। यद्यपि ट्रिब्यूनल सीपीसी के मुताबिक नहीं चलेगा, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल उस कानून के मुताबिक चलेगा जिस कानून में ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल का गठन जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम का गठन हुआ है, अब तो कंज्यूमर फोरम नहीं है, अब तो उपभोक्ता प्रतितोष आयोग है। तो उपभोक्ता प्रतितोष आयोग किस प्रकार से मामलों की सुनवाई करेगा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वही बताएगा। हां, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं यह लिखा है कि अमुक मामलों पर सीपीसी लागू हो जाएगी, ठीक है ना, तो उस एक्ट के प्रभाव से सीपीसी लागू होगी, न कि सीपीसी ऑटोमेटिकली, इसलिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कुछ डिसाइड होना है वो धन संबंधी या संपत्ति संबंधी है इसलिए लागू हो जाए, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कंज्यूमर मामलों पर उसका जुडिक्शन रोक दिया गया है, इसलिए सीपीसी तो वहां ही नहीं। हां, चूंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने यह कहा कि अमुक मामलों पर सीपीसी लागू हो जाएगी, तो उस एक्ट के प्रभाव से, तो आपको मालूम है कि ट्रिब्यूनल इस पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। और अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ नहीं कहा है प्रक्रिया की, ठीक है, दृष्टि से वहां कुछ नहीं बताया कि आखिर जो उपभोक्ता प्रतितोष आयोग है वो किस प्रक्रिया से काम करेगा, तो फिर ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक काम करती है। ये आपको बताया गया कि ट्रिब्यूनल फिर नेचुरल जस्टिस इसके मुताबिक काम करती है, और आपको यह भी खूब बताया गया कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट कभी भी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों से काम नहीं करते, वो सीपीसी और सीआरपीसी से ही चलेंगे, वर्तमान में बीएनएसएस उससे ही चलेंगे। तो स्थिति यह है
कि जो लेबर ट्रिब्यूनल है वो कैसे है? ट्रिब्यूनल है, सिविल कोर्ट नहीं। इसके बाद बावजूद जो लेबर एडजुडिकेशन है उस पर भी प्रांग न्याय को लागू करते हैं। यानी एक मामले में कुछ डिसाइड हो गया तो दोबारा उसी इशू को लेबर ट्रिब्यूनल के समक्ष भी नहीं उठाते, ठीक है ना। या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसके अंतर्गत कोई मामला लाया गया और वो उसमें एक इशू डिसाइड हो गया, और फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसके अंतर्गत दूसरा मामला आ गया। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो न्यायालय तो नहीं कहना चाहिए, जो ट्रिब्यूनल मामले को सुन रहा था, हो सकता है उसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत जो मामला उठा था उसे सुनने की अधिकारिता न भी हो, लेकिन वो इशू जो पूर्व में डिसाइड हो चुका है, सीमित अधिकारिता के न्यायालय द्वारा डिसाइडेड इशू मानकर एक्सप्लेनेशन 8 धारा 11 के स्पष्टीकरण 8 के मुताबिक डिसाइड माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट तक से निर्धारित है। और जो सर्वाधिक आपसे पूछा जाता है वो ये कि क्या क्रिमिनल मामलों में, दांडिक मामलों में प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करते हैं? करते हैं। हमने आपसे कहा ना, पब्लिक पॉलिसी इसका आधार है, ठीक है ना। तो प्रांग न्याय जो धारा 11 में लिखा है, इस तर्क के साथ कि चूंकि सीपीसी की धारा 11 प्रांग न्याय के सिद्धांत का वर्णन करती, इसलिए दांडिक मामले में यह लागू होगा, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि यह दीवानी विधि का सिद्धांत और वहां दांडिक विचारण चल रहा है। लेकिन जो इसेंस है, इसेंस जो मौलिक है प्रांग न्याय में, प्रांग न्याय में मौलिक क्या है? प्रांग न्याय में मौलिक है कि एक ही व्यक्ति को बार बार परेशान एक कारण पर मत करिए। जो पिछला जुडिशियल डिसीजन है उसे ठीक मानिए, और यह राज्य के हित में है कि बार बार मुकदमे जल्दी डिसाइड हों, बार बार करके मुकदमों के निस्तारण में देर न हो। दिस इज द इसेंस ऑफ रेस जुडिकेटा, इसको वहां भी लागू करते हैं। इसलिए नहीं, इस तर्क के साथ नहीं कि सीपीसी में लिखा है इसलिए वहां, सीपीसी तो दीवानी विवाद के लिए बनी है, वो दांडिक विचारण में थोड़ा ही। हां, इसेंस जैसे लिखा होता है ना कि अमुक अमुक क्षेत्रों को सीपीसी लागू नहीं है, या अमुक अमुक क्षेत्रों को सीआरपीसी लागू नहीं है, तो वहां सीआरपीसी लागू नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की जो आत्मा है वो लागू है। सीआरपीसी की आत्मा क्या है? आत्मा यह है कि दूसरे को सुनवाई का अवसर होना चाहिए। हमने कहा कि अभी हम पॉडकास्ट में बैठे थे, जब निर्भया का मामला हुआ था, तो पॉडकास्ट में जो हमारे कंपेनियन थे वो उन पर एक 376 लिख गए, तो बड़ी जोर जोर कूद रहे थे। महिला दिवस भी था चूंकि 8 मार्च को, कि साहब महिलाओं के पक्ष में बहुत कानून बन गए, साहब दुरुपयोग होता है, मेरे खिलाफ 376 लिख गई। तो हमने कहा जरा याद करो वो दिन जब निर्भया केस हुआ था और तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए, सीधा फांसी दे दो। उस समय हम ये कह रहे थे कि मुकदमा चलना चाहिए, फांसी दो, इसमें क्या बात है, फांसी दो, खूब तेज चलाओ मुकदमा, जल्द से जल्द निर्णय करो, जो हो वो करो, लेकिन मुकदमा चले। ये नहीं, मुकदमा ना चले, इससे बहुत गलत परंपरा की शुरुआत होगी। तब आप मेरा विरोध कर रहे थे और हमें गालियां दे रहे थे, और हमने उस दिन भी आपको यही जवाब दिया था कि जिस दिन आप पर लिख जाएगी, हम ये नहीं कह रहे कि जिन पर लिखी है उन पर झूठ लिखी है, सच होगी, लेकिन सच झूठ का फैसला मीडिया नहीं करेगी, सच झूठ का फैसला आप नहीं करेंगे,
सच झूठ का फैसला जिसे करना है उसे करने दीजिए। हो सकता है उसका फैसला गलत हो, लेकिन उसके अलावा चारा कोई नहीं है। तब तो आप मेरी मान नहीं रहे थे। अब आपको, और उस दिन में हमने आपको यही जवाब दिया कि जिस दिन आप पर लिखेगा कुछ, उस दिन आपको प्रक्रिया होनी चाहिए, इसकी कीमत समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ जाएगा कि प्रक्रिया अभियुक्त गणों को बचाने के लिए नहीं होती, निर्दोषों को सुरक्षित करने के लिए होती। वकील वहां किसी अपराधी को बचाने के लिए नहीं खड़ा है, निर्दोष को बचाने के लिए खड़ा है। और ये न्यायालय का काम है कि अगर दोषी प्रतीत हो रहा है तो सजा दे, वकील तो कहता ही है। तो प्रक्रिया इसके लिए बनी है। तो प्रक्रिया का इसेंस है कि निष्पक्ष विचारण हो। तो सीपीसी का ये या सीआरपीसी का ये इसेंस है। ये उन जगहों को भी लागू होगा जहां सीआरपीसी सीपीसी एज सच लागू नहीं है, ठीक है ना। तो चूंकि प्रांग न्याय है, ये चाहता है कि बार बार एक ही वाद कारण पर लोग परेशान न हो, वो मुकदमों का जल्द अंत हो, और जो फॉर्मल जुडिशियल डिसीजन है वो ठीक है ऐसा माना जाए। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत आपका सीपीसी में वर्णित है इस कारण नहीं, लेकिन वो लोक नीति का सिद्धांत है, इस नाते क्रिमिनल कार्यवाहियों में भी लागू होता है। आपसे पूछा जाता है एक्स पार्टी डिग्री अगर पारित हुई है, क्या वो एक्स पार्टी डिग्री प्रांग न्याय के तौर पर लागू होगी? लागू होगी। देखना यह पड़ेगा एक्स पार्टी डिग्री कैसे पारित हुई है। अगर एक्स पार्टी डिग्री वादी द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर उसका उचित अनुचित का विश्लेषण करके पारित की गई है तो बिल्कुल लागू होगी एक्स पार्टी डिग्री। और अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है एक्स पार्टी डिग्री लागू होगी, तो इसका उत्तर है लागू होगी। आपसे पूछा जाता है कि पिछली डिग्री गलत है, कतई गलत है, देखने से लग रहा है गलत है, क्या लागू होगी? लागू होगी प्रांग न्याय के तौर पर। आप गए क्यों नहीं ठीक कराने? जाना चाहिए था। इरानिवस डिसीजन है, लागू होगा? यस, लागू होगा प्रांग न्याय के तौर पर। आपसे पूछा जाता है पिछली डिग्री कपट से ले ली गई, क्या प्रांग न्याय के तौर पर लागू होगी? नहीं लागू होगी। क्यों? इसी के लिए सेक्शन 44 पुराने एविडेंस एक्ट में था कि जब भी आप न्यायालय का निर्णय किसी कार्यवाही में लागू होने के लिए देंगे तो प्रतिपक्षी को यह हक होगा कि वो ये दर्शित कर सके कि जो डिसीजन आपने एविडेंस में दिया है दैट इज, ठीक है, गिवन बाय दैट कोर्ट, ठीक है ना, या आपने उसे प्राप्त किया है कैसे? या तो कपट से, और या जिस न्यायालय ने वो दिया उसे क्षेत्राधिकारी नहीं था। तो विदाउट जुडिक्शन या कपट से अगर कोई डिग्री प्राप्त की गई है तो वो प्रांग न्याय के तौर पर लागू नहीं होगी। आपसे यह भी पूछा जाता है कि समझौते की डिग्री क्या यह प्रांग न्याय के तौर पर लागू होगी? तो समझौते की डिग्री प्रांग न्याय के तौर पर लागू नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि इसमें लिखा है धारा 11 में कि न्यायालय ने क्या किया है? द कोर्ट हैज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड दैट इशू इन द फॉर्मल सूट। कोर्ट ने क्या किया? सुना है और विनिश्चित किया है अंतिम रूप से। जब समझौता होता तो न्यायालय सुनता कहां है? सुनता थोड़ी है। आप बताते हो कि भाई हम लोगों में समझौता हो गया और हम लोगों ने ये तय किया, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। समझौता डिग्री का पार्ट रहेगा। आदेश 23 है भाई, आदेश 23 में समझौता कर सकते हैं। न्यायालय सिर्फ वहां यही देखेगा कि जो समझौता हुआ है उसमें भारतीय संविधान अधिनियम द्वारा जो कानूनी विशेषताएं बताई गई हैं वो सब इसमें मौजूद हैं या नहीं। अर्थात समझौता पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से, स्वतंत्र सहमति नहीं बल्कि स्वतंत्र सम्मति से
हुआ है या नहीं, बस इतना। न्यायालय ने सुना कहा, और धारा 11 कहती है सुना और विनिश्चित किया है। केवल सुना ही नहीं, विनिश्चित किया है। विनिश्चित किया है किंतु सुने बिना, विनिश्चित किया है किंतु सुने बिना। आपने कोर्ट फीस नहीं दी इसलिए विनिश्चित कर दिया रिजेक्ट, ठीक है, तो सुना नहीं, विनिश्चित किया है, ठीक है। आपका सूट नियमों द्वारा बाधित था, सुना नहीं, विनिश्चित किया है, खारिज, ठीक है ना। सुना और विनिश्चित किया है, यह है एसेंस। हमने कहा कि प्रत्येक बात आपको यहां मिलेगी बेयर में, और अगर बेयर में आपको कोई बात नहीं मिल रही है तो मान लीजिए आपकी समझ गलत है। सुना और विनिश्चित किया है, इसका मतलब सुने, और सुनेगा न्यायालय कैसे? थ्रू एविडेंस। आप अभिवचन करेंगे, पहले अभिवचन करेंगे, उस अभिवचन पर साक्ष्य देंगे, तभी तो न्यायालय सुनेगा। अभिवचन वादी का क्या है? वादपत्र, बताएगा भी आदेश है। प्रतिवादी का क्या है? लिखित कथन। अपने अपने अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य दीजिए, और तब उन अभिवचनों को हमने सुना है यह कहा जाएगा, और फिर उस साक्ष्य के आधार पर हम ये तय करेंगे हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तब यह कहा जा सकता है कि आई हैव हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड द इशू। और जब सुना और विनिश्चित किया है तभी प्रांग न्याय के तौर पर लागू हो सकता है। और ये सारी चीजें आप कैसे करते हैं? रटने की कोशिश करते हैं, प्रीलिम स्पेशल ली और रटना शुरू। एक बार रट लेंगे, याद नहीं रहने वाला है, तो रहेगा ही नहीं। और एक बार उसके आधार को समझ लेंगे कि बात क्या है, क्यों नहीं होगा, तो फिर जिंदगी भर के लिए मामला ही खत्म हो गया। तो आपके ये सारे सवाल प्रांग न्याय पर होते हैं कि इस पर लागू होता, उस पर लागू होता, ये है या नहीं है, ये सारी चीजें। अब आप देख लें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं पूरा पूरा। तो कहता है कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय, इसका मतलब ये हो गया कि रे जुडिकेटा के रूप में कोई चीज लागू हो तो न्यायालय का निर्णय हो, ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका नहीं। हालांकि ट्रिब्यूनल के निर्णय में भी आपको बताया कि प्रांग न्याय लागू होता है, लेकिन सीपीसी के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं, ठीक है ना। सीपीसी के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं, वो लोक नीति के आधार पर लागू होता है, ठीक है, लोक नीति के आधार पर लागू होता है। अगर लेबर, हमने आपका बताया आपको कि लेबर ट्रिब्यूनल को सुन रही है और एक ने डिसाइड किया तो वहां भी प्रांग न्याय लागू हो जाएगा, लेकिन वो लोक नीति के आधार पर होगा। यहां प्रांग न्याय लागू हो, इसके लिए जरूरी क्या है? वो इशू या तो डिसाइडेड हो उस न्यायालय के द्वारा जो जिसे उसे डिसाइड करने का हक था, ठीक है। और इसमें आपका पूर्व में जिस न्यायालय ने अब चूंकि एक्सटेंशन 8 जोड़ दिया है, ठीक है ना, तो 1976 से पहले कोई भी न्यायालय का अर्थ सिविल कोर्ट ही लेते हैं, लेकिन अब सीमित अधिकारिता के न्यायालय के रूप में एक्सटेंशन 8 के साथ इस कोई भी न्यायालय शब्द को पढ़ते हैं तो सीमित अधिकार, एक आदि इशू अगर किसी ने सक्षम ने डिसाइड किया है तो फिर लागू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो कोई विवाद्य इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। बाकी मुख्यतः मूलतः आज भी ये मामला, ठीक है, सिविल लिटिगेशन में ही माना जाएगा। तो कहता है कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारणा नहीं करेगा, वाद या विवाद, सूट पूरा का पूरा या इशू दोनों है, वाद या विवाद का विचारणा नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता और सारता, ठीक है। हमने सारता के लिए बताया था नॉट इन एक्सप्रेस टर्म्स, ठीक है, बट इन एसेंस बात वही है, ठीक है। हमने कहा था कि आप एक वसीयत के आधार पर किसी संपत्ति का दावा कर रहे हैं तो वसीयत की जेन्युइननेस
ठीक है, इसमें सारता विवाद्य हो गई है। अगर वसीयत ठीक नहीं है तो आपको वसीयत में उल्लिखित संपत्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इस मामले में वसीयत की जेन्युइननेस ये इन इफेक्ट विवाद्य हो गई है, जबकि इन एक्सप्रेस टर्म्स आपने सिर्फ वसीयत में वर्णित संपत्ति का दावा किया है, अभिव्यक्त रूप से नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षता और सारता, ठीक है ना, ये अगर विवाद दे रहा है, ठीक है, सारता विवाद विषय उसी हक के अधीन, हक के बारे में हमने कहा था, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्लेंटिफ, आप किस क्षमता में, किस सामर्थ्य में मुकदमा कर रहे हैं। आपने कहा हम इस संपत्ति के स्वामी हैं, इस रूप में आपने एक मुकदमा किया, आपके खिलाफ डिसाइड हो गया। अब आपने कहा हम इसके बंधकदार हैं, आपका सामर्थ्य बदल गया, तो प्रांगन्याय के तौर पर पिछला निर्णय लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले में आपने स्वामित्व के अधिकारों की मांग की थी, अब आप बंधकदार के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जो हो भी सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता है, ठीक है, कोई के विषय पर हमने लंबित वाद के सिद्धांत का उदाहरण दिया था, ठीक है ना, वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारता विवाद है रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें विवादक बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था, ठीक है ना। तो पूर्ववर्ती न्यायालय ऐसा होना चाहिए जिसे पश्चातवर्ती वाद जो लाया गया है उसे सुनने की अधिकारिता हो, या अगर इशू का सवाल है तो जो इशू पश्चातवर्ती वाद में उठा है उस इशू को पूर्ववर्ती वाद जिसने डिसाइड किया, ठीक है, उस इशू को डिसाइड करने की अधिकारिता उसे रही हो। और इसी फ्रेज को हम लोग एक्सप्लेनेशन 8 के साथ पढ़ रहे थे, सीमित अधिकारिता के न्यायालय के साथ, और सीमित अधिकारिता के न्यायालय पर पूरा एक क्लास हुआ जो पिछड़ा क्लास है, और उसमें नबीन माझी वर्सेस तेला माझी, ठीक है ना, वो सारे मुकदमे बता करके सुलोचना अम्मा, इस मुकदमे का जिक्र हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, तो उसमें यही आया है कि भले ही पश्चातवर्ती जो वाद है वो तो पूर्ण रूपेण सुनने की अधिकारिता पूर्ववर्ती न्यायालय को न रही हो, ठीक है ना, लेकिन अगर जो इशू प्रांगन्याय के तौर पर आप लागू करना चाहते हैं उस इशू को डिसाइड करने की अधिकारिता पूर्ववर्ती न्यायालय को रही है, तो उस इशू पर दिया गया निर्णय स्पष्टीकरण 8 के प्रभाव से पश्चातवर्ती वाद में पुनः डिसाइड नहीं होगा, वही माना जाएगा, अर्थात उस इशू पर प्रांगन्याय लागू होगा, ठीक है ना। और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से भी निश्चित किया जा चुका है, ये हो गया। फिर स्पष्टीकरण 1 कहता पूर्ववर्ती पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही निश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं। इस पर आपसे कहा था कि खूब प्री में सवाल बनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्री 2 कौड़ी का एग्जाम होता है, उसका कोई मतलब नहीं, बहुत सामान्य बातें उसमें पूछते हैं, और इसीलिए जब नहीं निकलता तो हम बड़ा क्रोध आता है कि इतनी सी बात नहीं पता। आपसे बार बार कहा गया है कि प्रांगन्याय लागू करने की कोशिश होगी तो इसका मतलब नहीं है कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, डेट ऑफ जजमेंट देखा जाएगा। 2 मुकदमे चले, आप कहेंगे चलें कैसे, धारा 10 के जब है भाई उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विषय वस्तु के संबंध में उसी वाद कारण पर आदि तो 2 चल कैसे सकते हैं, नहीं चल सकते। लेकिन ये बात कहो तो न्यायालय से, जब दोनों ने कही ही नहीं और चल पड़े दोनों, तो ये स्थिति हो सकती है। तो दोनों में से पहले कौन संस्थित हुआ इससे मतलब ही नहीं, एक जो पहले विनिश्चित हो गया बस उसका निर्णय दूसरे में प्रांगन्याय के तौर पर लागू हो जाएगा, दूसरा नहीं चलेगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय की सक्षमता का उदाहरण है ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषय किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाए। देखिए अपील का हक होना, अपील का हक होना ये एक बात, और
अपील करना ये दूसरी बात। ठीक है, आपका होना एक बात है और आप हैं इसका अनुभव ये दूसरी बात है। अगर किसी आदमी को कभी कोई बीमारी हुई ना होती तो उसे मालूम नहीं होता कि बीमारी के अभाव का नाम स्वास्थ्य है, मालूम ही नहीं हो सकता। आप पूरी जिंदगी जीते हैं, आपको कभी अनुभव नहीं होता कि हमारे अंदर खून भी है। ठीक है, खून निकलते कभी ना देखा होता, डॉक्टर ने कभी यह ना कहा होता कि एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है, तो पता ही नहीं लगता कि खून नाम की कोई चीज शरीर में होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता ना होता कि खून नाम की चीज है शरीर में तो खून नहीं होता, खून तो होता, खून तो होता, लेकिन खून का अनुभव नहीं होता। ठीक है ना, चीज का होना ये अलग बात है और चीज का अनुभव होना ये दूसरी बात है। जैसे कई लोग पूछ लेते हैं ना, बोले आत्मा परमात्मा का अंग है, तो फिर आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हो गई है? बोले आत्मा परमात्मा का अंग है, हम में आत्मा है और हमें जाना कहां है? परमात्मा। यानी हमारा जो अंतिम लक्ष्य है क्या? मोक्ष। और मोक्ष का क्या मतलब है? परमात्मा विलीन हो जाना। तो इतना झंझट क्यों? वहां से निकलो और फिर वहीं जाओ, क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका उत्तर ऐसे ही दिया जाता है कि आत्मा स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कौन है? जो दोनों डिसीजन ले सके। हम स्वतंत्र रहेंगे ये डिसीजन भी ले सके और हम गुलाम हो जाएंगे ये भी डिसीजन ले सके। ठीक है, अगर हम गुलाम हो जाएंगे ये डिसीजन न ले सके आप, तो आप स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है ना, आप ओब्लाइज हैं, ऑब्लिगेटेड हैं। आप स्वतंत्र हैं ये तभी कहा जा सकता है जब आप गुलाम हो जाने का निर्णय भी ले सके। तो आत्मा स्वतंत्र है, वो आप परमात्मा का अंग है, परमात्मा भी स्वतंत्र है। क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, परमात्मा भी स्वतंत्र है, कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों एक ही बात है। लेकिन उसके पास स्वतंत्रता का कोई अनुभव नहीं है, उसके पास स्वतंत्रता का कोई अनुभव नहीं। तो जब वो स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है, ठीक है, तो वो इच्छा करती है कि हम इस जगत में आ जाएं, और वो इस जगत में आ जाती, इस जगत में आएगी, फिर प्रयास करेगी। अब इस जगत में जैसे ही आई तो आएगी तो शरीर में, तो शरीर में बंधन अनुभव होगा। ठीक है ना, बंधन, और फिर वो परमात्मा तक जाएगी तो उसके पास फिर स्वतंत्रता ही नहीं, स्वतंत्रता का अनुभव भी होगा। ठीक है ना, उससे पहले स्वतंत्रता तो होगी किंतु स्वतंत्रता का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे इसी को सामान्य भाषा में कहा जाता है कि जब तक आदमी पास रहता है तब तक उसकी कदर नहीं पता लगती, क्योंकि उसके पास होने का कोई अनुभव नहीं होता। जब वो दूर हो जाता है तब आपके पास उसके पास होने का जो अनुभव है वो उसकी याद बनकर आपको कष्ट देता है, और फिर आपको यह लगता है कि ठीक है वो अच्छा था, वो ऐसा था, वो वैसा था। जब तक पास था तब तक चूंकि उसके पास होने का कोई अनुभव नहीं था, तो चीजों का होना अलग बात है और चीजों का अनुभव होना यह अलग बात है। अपील का हक होना ये दूसरी बात है। ठीक है, और अपील के अधिकार का एंजॉयमेंट ये तीसरी अलग बात है। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत इस बात पर आधारित नहीं है कि आपको अपील का अधिकार है या नहीं है। अपील क्या है? रिवीजन है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा कि जो नीचे हुआ वो ठीक था या ठीक नहीं था।
ठीक है ना। और ये विधायिका तय करेगी कि किन मामलों में रिवीजन जरूरी है, किन मामलों में रिवीजन जरूरी नहीं है। इसी आधार पर वो अपील का अधिकार देती है और नहीं देती। हालांकि अधिकांश मामलों में वो दे ही देती है, ठीक है ना। लेकिन विधायिका चूंकि सर्वोच्च बॉडी है विधान के क्षेत्र में, तो उसने अगर तय किया कि अमुक मामले में अपील की कोई जरूरत ही नहीं, तो नहीं देगी। तो अपील का अधिकार आपको नहीं है कानून के मुताबिक। इस कारण जुडिशियल डिसीजन को करेक्ट न माना जाए, यह तय करना आपका काम नहीं है, यह लॉ गिवर का काम है। और उसने तय कर दिया कि इस मामले में अपील की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आपको अपील का अधिकार उसने दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो सिर्फ इसलिए कि अपील का अधिकार नहीं है, इसलिए इस निर्णय के द्वारा जो कुछ डिसाइड हुआ वो अगले सूट में प्रांग न्याय के तौर पर लागू न हो, यह नहीं कहा जा सकता। हां, अपील का अधिकार आपको था और आपने इंजॉय नहीं किया, ठीक है, तब प्रांग न्याय पिछली डिग्री को ठीक मानेगा। ठीक है, आपको एंजॉय कर लेते, आप बदलवा लेते, वो बात अलग है। तो अपील का अधिकार होना एक बात है, वो होना या न होना ये लॉ गिवर का काम है, ठीक है ना। और आपका अपील के अधिकार का एंजॉयमेंट ये दूसरी बात है। आगे कहता है स्पष्टीकरण 3, ऊपर निर्देशित विषय पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे द्वारा अभिव्यक्ति या विविक्षित रूप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। इस स्पष्टीकरण 3 को भी कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते के आधार पर की गई डिग्री प्रांग न्याय के तौर पर लागू नहीं होती। इसको लागू करने वाला या इसको अधिनियमित करने वाला माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यह भी कह रही है कि एक के द्वारा कहा गया हो, दूसरे के द्वारा इनकार किया गया हो, ठीक है ना, वही इशू प्रांग न्याय के तौर पर लागू हो सकता है। क्योंकि जब आप कहोगे और दूसरा इनकार करेगा, तभी न्यायालय सुन के विनिश्चित कर सकता है कि तुम सही कह रहे या तुम सही कह रहे। अगर तुमने भी वही कहा, इन्होंने भी वही कहा, तो फिर तो सुनने और विनिश्चित करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और बस इसी दशा को समझौता कहा जाता है। इसलिए आपसे प्री में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि निम्न स्पष्टीकरणों में से कौन सा समझौते की डिग्री को प्रांग न्याय पर लागू होने से रोक देता है, तो वो स्पष्टीकरण संख्या 3 है। और स्पष्टीकरण 4 कहता है कि जो इशू उठाए जाने चाहिए थे, ठीक है, यानी जो बचाव और आक्रमण बचाव और प्रतिरक्षा आक्रमण और प्रतिरक्षा इसका आधार हो सकते थे और होने चाहिए थे। हो सकते थे मीनिंग भाई आपकी जानकारी में थे, और होने चाहिए थे यानी कानून के मुताबिक वो होने चाहिए थे। अगर आपने उन इश्यूज को नहीं उठाया तो आप सेकंड टाइम उन पर मुकदमा नहीं लाएंगे, ठीक है ना। और इसे रचनात्मक प्रांग न्याय का सिद्धांत या कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहा जाता है। ये इस पर विस्तार से बात हुई है, ठीक है ना। तो स्पष्टीकरण 4 कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, और 5 आपने हमसे कुछ मांगा और हमने मना कर दिया। ये एक तरीका है मना करने का, हमने कुछ नहीं कहा लेकिन दिया भी नहीं। ये दूसरा तरीका है मना करने का, और ये सभ्य तरीका है। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर वाद पत्र में किसी अनुतोष का दावा किया गया था, एक से अधिक अनुतोष आपने मांगे थे, आपने ये मांगा था कि संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये भी करा दिया जाए, और जो अब तक इन्होंने नहीं किया उसके लिए क्षतिपूर्ति ये भी दिलवाई जाए। न्यायालय ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया लेकिन क्षतिपूर्ति की बाबत कुछ नहीं कहा, तो क्षतिपूर्ति के लिए दोबारा मुकदमा नहीं आएगा। क्योंकि न्यायालय के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि भूल से वो क्षतिपूर्ति पर कुछ कहने की बात भूल गया होगा। नहीं दी, इसका मतलब ये उचित नहीं समझता। जब उचित नहीं समझता सेकंड सूट क्यों है, ठीक है। तो 5वां स्पष्टीकरण ये कह रहा है, और 6ठा ये कह रहा है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी प्रतिनिधि के तौर पर वाद लाया गया है, तो जो लोग वाद लाए हैं उन्होंने जिनका प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है ना, वे इस वाद में पक्षकार हैं ऐसा मान लिया जाएगा। और सेकंड सूट इन प्रतिनिधियों के द्वारा जिनकी बाबत पहले ही मुकदमा हो चुका है, दोबारा मुकदमा लाने की
इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है ना। और स्पष्टीकरण 7 कह रहा कि वाद शब्द के अंतर्गत निष्पादन की कार्यवाहियां आती हैं। ठीक है ना। यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत निष्पादन की कार्यवाहियों को भी लागू होगा। और स्पष्टीकरण 8 सीमित अधिकारिता का न्यायालय, उस पर विस्तार से हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो ये प्रांग न्याय कंप्लीट, कल हम लोग आगे बात करेंगे।